इस लाइव क्लास में। चलिए सब लोग आ जाइए फटाफट, एक बार आप सभी लोग आ जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बता दीजिए मुझे एक बार, उसके बाद में सेशन स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क भी दिया था मैंने पिछली क्लासेस के अंदर, तो वो पिछली क्लासेस का होमवर्क भी आपने कर लिया होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं उनको भी देखेंगे, और होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस को भी हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, कुछ बच्चे आ जाएं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तब तक हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क में चलिए होमवर्क के अंदर आइए देखते हैं। चलिए ये होमवर्क दिया था बेटा मैंने आपको, नीट यूजी 2023 का क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, डोंट वरी। पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेटा, नीट यूजी 2023 का, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन प्रदान नहीं करती, है ना। मैंने इसको थोड़ा चेंज किया था, मैंने बोला था नहीं करती। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखो, आपका इस संडे को टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी बताता हूं मैं यार, ताकि आप लोगों को, इस संडे को आपका टेस्ट नहीं है, इस संडे को नहीं है, नेक्स्ट संडे को होगा आपका टेस्ट। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोगों को अगर लगता होगा कि मैं शायद आगे कन्वे नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने मेरी टीम से मैंने बोल दिया है, 2-3 बार बोला मैंने उनको, बट स्लाइड जिस टाइम पे आ रही हैं वो, अब उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आप देख सकते हैं मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दिया है, मैं कल शाम से ही बोल रहा हूँ उन लोगों को कि भैया स्लाइड आप टाइम पे डाल दो और वीडियो भी आप प्रॉपर टाइम पे लिंक कर दो। आप प्लीज मुझसे, अब आपकी मेरे से, देखो मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ मैंने आपके लिए कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से आगे बोल सकता हूँ बेटा कि आप टाइम पे चीजों को अपलोड कर दीजिए। मैं खुद सिस्टम के अंदर घुस नहीं सकता, ठीक है, मैं खुद कंप्यूटर के अंदर जा नहीं सकता, है ना, और सुपरमैन बन नहीं सकता। आप में से कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने शायद मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि सर स्लाइड नहीं आई है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है, मैंने अपने टीम को बोल दिया है कि भैया टाइम पे आप इनको क्लास जो कंप्लीट नहीं हुई है वो आप इनको प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। मेरा पार्ट ये है कि मैं उनको बोलूं कि भैया बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, क्लास उनको अपलोड नहीं हो। एक बार बोलूं, 2 बार बोलूं, मैंने 2-3 बार बोल दिया। उसके बाद अगर वहां से प्रोसेस अगर लेट होता है तो बेटा उसमें मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, बताओ। प्रोसेस करना मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मैं जा नहीं सकता, कंप्यूटर के अंदर मैं घुस नहीं सकता, जिन लोगों से मैंने बोला है उनके दिमाग में मैं जा नहीं सकता। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। नो डाउट आपको फेस तो मुझे ही करना है, तो आप बोलेंगे तो मुझे ही, नेचुरल सी बात है। आप भी किसे बोलेंगे, आपके पास भी बोलने के लिए और कोई इंसान है नहीं, आपकी भी मजबूरी, आप किससे अपनी प्रॉब्लम किससे बताएंगे। तो आप तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते बताओ। मैंने बोल दिया, अगर वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। और कुछ बच्चों को मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, मैंने उन बच्चों को स्क्रीनशॉट भेजा है कि देखो मैंने आगे ये मैसेज कन्वे कर दिया है, अब वहां से कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में ये मुझे नहीं पता। तो मैंने अपना पार्ट कर दिया है, अब आगे वाला उस चीज को किस टाइम में कंप्लीट करता है या कितने टाइम में वो चीज कंप्लीट होती है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने टेस्ट के लिए बोला था, तो टेस्ट का मैंने पता कर लिया है, इस संडे को आपका टेस्ट नहीं है। मुझे जो बताया गया है वो ये है ना, मुझे ये बताया गया कि इस संडे को आपका टेस्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, होमवर्क पर चर्चा करें। सर आपका कलर कैसा दिखाई दे रहा है,
चेंज कीजिए, आपका फेस सही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरी शक्ल देख के क्या करोगे यार, मेरी शक्ल देख करके नीट का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। इस संडे को टेस्ट नहीं है, इस संडे को टेस्ट नहीं है। और अगर हमारी ये सारी कमेंटबाजी खत्म हो गई हो तो मैं आगे पढ़ाना चालू करूं, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जो आपको केवल मेरे पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर उस चमत्कारिक कंटेंट को सुनना चाहते हैं, बहुत ही शानदार शानदार चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आज, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बोलेंगे कि सर वाकई यार, मतलब नॉलेज मिले तो फिर ऐसा मिले कि पूरा ही ज्ञान हो, और ना हो तो फिर बिल्कुल ना हो। ज्ञान मिले तो पूरा मिले, नहीं तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हमारा ऐसा नॉलेज बनने वाला है कि एक भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है बेटा। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन करें। तो अगर आप उस ज्ञान को पाना चाहते हैं, अगर मेरे मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, कल हमने HNO2 की रिएक्शन पढ़ी थी, उस HNO2 पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या वेराइटी हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमको पूछे जाएं, तो उसके लिए जरूरी कि हम होमवर्क को जल्दी फिनिश करें, ठीक है। आप मुझे पढ़ाने देंगे तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, लेकिन कितनी बातें करना चाहते हैं यार आप। चलो आगे बढ़े, चलें आगे। चलो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जो कि नीट यूजी 2023 में आ चुका है, ठीक है। नीट यूजी 2023 में आ चुका है। कौन सी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन प्रदान नहीं करती है? चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, आपको यह बात अच्छे से पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? अपचयन करता है। क्या करता है बेटा? अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। अपचयन कैसे करेगा? तो मैं आपको बता चुका हूं, साइनाइड जो होता है, साइनाइड में एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ। जैसे ही आप कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन लगाओगे तो पहली बार तो उत्पाद क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NH। इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन बोलते हैं। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जब एक बार आप इस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दोगे तो एक बार फिर से हाइड्रोजन यहां पे लग सकता है, एक हाइड्रोजन और लगेगा, तो इसका मतलब अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अंतिम उत्पाद यहां पर बनेगा CH3 CH2 NH2। ये बन गया 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया? ये 1 डिग्री एमीन बन गया। मतलब कि कौन सी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन प्रदान नहीं करती? ये तो प्राथमिक एमीन प्रदान करेगी। यहां से तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, यहां से तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। चलो अब दूसरे का आंसर बताओ, क्या दूसरे से 1 डिग्री एमीन बनेगा? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, क्या दूसरे से 1 डिग्री एमीन बनेगा? CH3NC। CH3NC की संरचना कैसी होती है? ये रहा CH3NC। बहुत बढ़िया। मैथिल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनाइड। अब जरा सोचिए, जरा सोचिए, अगर नाइट्रोजन के बाईं तरफ भी कार्बन है, दाईं तरफ भी कार्बन है, तो अगर आप इसका अपचयन करवाएंगे, अगर आप इसका अपचयन करवाएंगे तो बीच में नाइट्रोजन होने के कारण, दोनों कार्बन के बीच में नाइट्रोजन होने के कारण अपचयन से 2 डिग्री एमीन बनेगा या 1 डिग्री एमीन बनेगा? आप खुद बताइए मुझे, यहां पे 2 डिग्री एमीन बनेगा या 1 डिग्री एमीन बनेगा? यहां पर 2 डिग्री एमीन बनेगा या 1 डिग्री एमीन बनेगा? क्योंकि नाइट्रोजन दोनों कार्बन के बीच में है, और बीच में अगर नाइट्रोजन है, 2 कार्बन के बीच में है, तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। मतलब कि आंसर तो यहां से आएगा 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन नहीं बनाएगा। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, आंसर तो हमारा आ चुका है। आंसर क्या आ चुका है? ऑप्शन नंबर 2। वहां से 1 डिग्री एमीन नहीं बनेगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री एमीन।
चलिए अब बात करते हैं इसकी थर्ड वाले ऑप्शन की। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? CH3CONH2। अगर मैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करूं तो आंसर क्या आएगा? CH3, ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, ये भी क्या बनाएगा? 1 डिग्री एमीन। क्या बनाएगा? 1 डिग्री एमीन। यहां से भी बनेगा 1 डिग्री एमीन, बहुत जबरदस्त। यहां से भी 1 डिग्री एमीन बनेगा। और लास्ट वाले से क्या बनेगा? अरे गुरुजी ये तो हमको आता है। लास्ट वाले से क्या बनेगा? ये आपका एमाइड है और एमाइड की Br2 और क्षार से क्रिया कराओगे तो इसे बोलते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। CO खा जाएगा, ये NH2CH3 से लग जाएगा, यहां पर भी 1 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एमीन। इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिससे कि 1 डिग्री एमीन नहीं बनेगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री एमीन। समझ में आया? क्लियर? सर H3O+ का क्या यूज है? बिल्कुल H3O+ का यूज है, जब भी आप H3O+ यूज करेंगे तो H3O+ क्या करता है? LiLH4 तो H- निकालेगा और ये क्या देगा? ये H+ देगा। तो एक परमाणु जो प्लस वाला है उस पर माइनस वाला हाइड्रोजन जाकर के लगेगा और जो H3O+ से H+ आएगा वो कहां लगेगा? वो माइनस वाले पर लगेगा। H3O+ वाला समझ में आ गया? H3O+ क्या करता है? क्योंकि LiLH4 क्या देता है? H-। क्या देता है? H-। तो H- कहां लगेगा? नाइट्रोजन पे। और माइनस वाला किस H+ से लगेगा? इस H3 वाले H+ से लगेगा। तो H3O+ से आता है H+ और LiLH4 से आता है H-। ये H- देगा, ये H+ देगा। समझ में आ गया? यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो अब अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या आंसर है? प्रोपेनेमाइड की अभिक्रिया, प्रोपेनेमाइड, ये रहा प्रोपेनेमाइड, इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन से करने पर। अरे भैया कोविड-19 के टाइम पे ये बात तो जाहिर हो गई कि फुल टाइम पास चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई जो हो रही थी बहुत ही एवं ही हो रही थी। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है देखो। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, CO हटेगा, डायरेक्ट यहां पर NH2 लगेगा। क्या बन गया? प्रोपियोनेमाइड था, उससे एथाइल एमीन बन गया। आंसर आ जाएगा 1। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है दैट मीन्स कि वो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एसीटेमाइड, एसीटेमाइड ये होता है एसिटिल समूह, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिल समूह, ये होता है एसीटाइल समूह, और ये है आपका NH2 लगाने के बाद में एमाइड, एसिटिल प्लस एमाइड, इसको बोलते हैं एसीटेमाइड, एसिटिल प्लस एमाइड, या इसको आप एसाइल ग्रुप भी बोल सकते हो। एसिटिल ग्रुप बोलो या एसिल ग्रुप बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो एसिटिल प्लस एमाइड एसीटेमाइड। इस एसीटेमाइड की क्रिया किससे करनी है? अच्छा किससे करनी है नहीं पता, लेकिन बोल रहा है एसीटेमाइड को मेथेनेमिन में बदलना है। बहुत बढ़िया, इस एसीटेमाइड को बदलना है मेथेनेमिन में। अरे बहुत आसान है, मैंने आपको बोला है एसीटेमाइड में अगर आप CO को हटा करके NH2 को CH3 से लगाना चाहते हो, NH2 को CH3 से लगाना चाहते हो, तो ऐसा तो भैया एक ही अभिक्रिया में हो सकता है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन बोलो या हाफमान हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलो, एक ही बात है। हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन बोलो या हाफमान हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1। स्टीफेन अभिक्रिया क्या होती है? स्टीफेन अभिक्रिया के अंदर साइनाइड का हम
जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। यहां से आप मेथेनेमिन नहीं बना सकते। स्टीफेन अभिक्रिया क्या करती है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाती है। अम्लीय परिस्थिति में एसएन लेते हो आप, टीन लेते हो, इससे आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड। इससे मेथेनेमिन नहीं बना सकते। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया आपको पता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी आपको पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर। इसका मतलब नीट यूजी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन भी आप में से कई लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाए। मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जिनको दिखाई नहीं दे रहा है? चलो मैं एक बार बात कर लेता हूं। सर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है हिंदी लैंग्वेज। कितने बच्चे ऐसे जिनको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अभी जस्ट क्लास ली है, अभी जस्ट क्लास ली है, अभी जस्ट क्लास फिनिश की बेटा मैंने। हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अभी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, क्वेश्चन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको कल होमवर्क में दिया था ना बेटा मैंने क्वेश्चन, आपको कल मैंने होमवर्क में दिए थे ना, तो आपको पता होगा ना कि ये क्वेश्चन कौन सा है। होमवर्क में मैंने दिया था, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एसिटेमाइड को मेथेनेमिन में कन्वर्ट करने के लिए। दिख रहा है ये ड्रामा करते हैं। अरे यार क्यों करते हो ड्रामा यार, यार ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? जब दिखाई दे रहा है तो आप क्यों ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी क्यों कर रहे हो यार? देखो आप अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो? हाँ, अपना नुकसान क्यों करवा, आप खुद अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो? एक तो आप अपना खुद का नुकसान खुद करवा रहे हो, फिर आप कंप्लेन करते हो कि हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है किसी कंपनी के कारण। आप खुद ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना सिलेबस नहीं होने का ठिकरा किसी और के सर फोड़ रहे हैं। ऐसा तो मत करो यार, अपने साथ ईमानदारी से काम करो तो अच्छा रहेगा बेटा। ऐसे वर्ड्स अगर ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। ईमानदारी से काम करोगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा। चलो, किस विधि द्वारा एनिलिन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यार ऐसे मत करो, ठीक है? आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने खुद के साथ गद्दारी और धोखेबाजी खुद के साथ तो मत करो यार। बताओ, पैलेडियम H2, पैलेडियम H2 क्या करता है? अपचयन। क्या करता है? अपचयन। क्या लिखा है देखो, वह विधि जिसके द्वारा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं आपको, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है कि वह विधि जिसके द्वारा एनिलिन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कोई भी नौटंकी ना करें। जिसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है मैं बोल करके बता रहा हूं। वह विधि जिसके द्वारा एनिलिन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको वो विधि बतानी जिसके द्वारा एनिलिन, एनिलिन क्या होता है पता है ना? ये एनिलिन प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह विधि जिसके द्वारा एनिलिन प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन क्या बोल रहा है? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन H2PD के साथ। नाइट्रोबेंजीन को हमने H2PD के साथ अपचयन किया। आपको ये बात पता है, अपचयन करने पर ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा। ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। अरे वाह भैया, यहां तो एनिलिन बन जाएगी, यहां पे बन जाएगा एनिलिन। चलो फर्स्ट ऑप्शन में तो एनिलिन बनेगी। चलो ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। चलो पहले ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 क्या है? बेंजामाइड। देखो ऑप्शन 4 क्या लिखा? बेंजामाइड का ब्रोमीन और KOH में अपघटन। बेंजामाइड, ये रहा बेंजामाइड। बेंजामाइड का क्या किया गया है? ब्रोमीन और दूसरा क्या लिखा है? क्षारीय विलयन में अपघटन, क्षार के साथ अपघटन। अरे भैया ये तो वो अभिक्रिया है, क्षार और ब्रोमीन के साथ में एमाइड की अभिक्रिया करते हैं तो एमाइड का CO यहां से गायब हो जाएगा, NH2 बेंजीन से लग जाएगा। NH2 को बेंजीन पे लगा दो, ये बन गया आपका एनिलिन। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है यहां से भी एनिलिन आएगा। ऑप्शन 1 भी एनिलिन देगा, ऑप्शन 4 भी
एनिलिन देगा। चलो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। पहले ऑप्शन 3 की बात करते हैं, ऑप्शन 3 की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करते हैं। चलो ऑप्शन 3 क्या है, यहां लिखते हैं। ऑप्शन 3 क्या देखते हैं, ऑप्शन 3 है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। यह है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका क्या करना है, अम्लीय जल अपघटन। ये लो, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। अम्लीय परिस्थिति में अगर जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन का मतलब है पानी के अणु का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, पानी के अणु का। जल अपघटन में यहां पर जल के 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहां ऑक्सीजन लग जाएगा। जल अपघटन में पानी को आप तोड़ोगे, जल की सहायता से पानी को तोड़ना है, पानी टूटेगा तो ये अणु भी टूटेगा। क्या आ जाएगा, PHNH2 प्लस CO, मतलब कि एनिलिन बन गया। ये क्या बन गया, एनिलिन। चौथे ऑप्शन से भी एनिलिन बन रहा है, तीसरे वाले से भी क्या बन रहा है, एनिलिन बन रहा है बेटा, एनिलिन बन रहा है। पहले से एनिलिन बन रहा है, तीसरे से एनिलिन बन रहा है, चौथे से एनिलिन बन रहा है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन से क्या बनता है। चलो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, थैलीमाइड की पोटेशियम लवण की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने के पश्चात NaOH के साथ जल अपघटन। बहुत बढ़िया, थैलीमाइड की अभिक्रिया। अरे भैया थैलीमाइड की अभिक्रिया वाली अभिक्रिया कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। इस थैलेमाइड की अभिक्रिया किससे करनी, थैलेमाइड की अभिक्रिया, इसके पोटेशियम लवण की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराने पर, ये लो इसका पोटेशियम लवण, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, ये लो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, इसको बोलते हैं थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, क्लोरोबेंजीन से। बहुत बढ़िया, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से। ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों की अभिक्रिया करने पर K+ और Cl- से KCl बनाना है और इसका निर्माण करना है। कितने बच्चों को लगता है कि इन दोनों की अभिक्रिया से ये बनेगा? चलो अब मैं आपको जो पूछ रहा हूं उसका मुझे जवाब दे दो। कितने बच्चों को लगता है कि इन दोनों की अभिक्रिया करने पर K+ Cl- से मिलकर के KCl बनाएगा और ये बेंजीन इस नाइट्रोजन के साथ लग करके ये वाला यौगिक बनाएगा? कितने बच्चों को लगता है कि ये बनेगा? कितने बच्चों को लगता है कि ये बनेगा? हाँ, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो जल अपघटन करने पर एनिलिन का निर्माण भी नहीं होगा। अब बताऊंगा क्यों ऐसा, ठीक है? तो इसका मतलब ऑप्शन 2 ऐसा है जिसमें आप देखोगे एनिलिन का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता एनिलिन का निर्माण? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो अभिक्रिया ये SN2 अभिक्रिया है। कौन सी है? SN2। नाइट्रोजन जो होता है वो इस पर आक्रमण करता है और सील यहां से निकल जाता है। SN2 अभिक्रिया है। कौन सी है? SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान रखना, यहां पर क्लोरोबेंजीन जो होता है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लोरोबेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि यहां का एकाकी युग्म अनुनाद करता है। क्या करता है बेटा?
अनुनाद करता है। क्योंकि ये अनुनाद करेगा तो अनुनाद के द्वारा क्या संरचना मिलेगी? अनुनाद के द्वारा ये संरचना मिलेगी। और इस संरचना में आप देख सकते हो क्लोरीन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? द्विबंध है। क्या द्विबंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर एकल बंध नहीं है, एकल बंध की तुलना में द्विबंध है। क्यों? क्योंकि यहां पे अनुनाद है। अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध आता है। क्या आता है? द्विबंध। क्योंकि यहां पर द्विबंध है इसीलिए एकल बंध की तुलना में द्विबंध आसानी से नहीं टूटेगा। और अगर द्विबंध आसानी से नहीं टूटेगा तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 इसमें से कोई भी अभिक्रिया ये प्रदर्शित नहीं करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? क्योंकि ये लोन पेयर अनुनाद करता है, अनुनाद करेगा तो यहां पे एकल बंध की जगह क्या आएगा? कार्बन क्लोरीन के बीच में द्विबंध आएगा। और कार्बन क्लोरीन के बीच में अगर द्विबंध आएगा तो ये प्रतिस्थापन में भाग नहीं लेगा। मतलब कि ना तो ये SN1 करेगा ना ये SN2 करेगा। मान लो इसकी जगह अगर SN1 भी पूछा जाता तब भी नहीं करता ये, क्योंकि यहां पे अनुनाद होता है, बंध आसानी से नहीं टूटता, द्विबंध आ रहा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड। ध्यान रखना एरोमेटिक हैलाइड जो होंगी वो। अब देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसका जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसको मेरे द्वारा बताई गई क्रियाविधि याद होगी। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा हाफमान अपघटन में निर्मित नहीं होता? अगर आपको क्रियाविधि याद है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। याद करो, मैंने आपको बताया था ये आइसोसाइनेट है, मध्यवर्ती है, हाफमान अभिक्रिया के अंदर बनता है, मध्यवर्ती निर्मित होता है, ये तो बनेगा। ये उत्पाद है 1 डिग्री एमीन, ये तो बनता है, ये भी बनता है। याद करो RCONH Br, याद करो। एक बार फिर से ये एक क्षार के साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, माइनस आएगा और अगले पद में हमने क्या किया था? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करके हमने क्या बनाया था? RNCO। याद है? याद है या नहीं? जल्दी से बता दो। इसका मतलब ये वाला तब बनेगा जब पहले ये बनाओगे, मतलब कि ये भी बनता है और ये भी बनता है। दैट मीन्स ये वाला भी बनता है। क्या नहीं बनता? ये वाला भाई साहब नहीं बनता। आंसर क्या आएगा? RNC। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपने अगर मेरी क्लास ढंग से सुनी है तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे आपसे। चलो अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है ये? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, एमाइड की अभिक्रिया NaOH और Br2। जब भी NaOH और Br2 होंगे हाफमान अभिक्रिया होगी। हाफमान अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं? CO यहां से हटेगा तो 3 कार्बन की जगह 2 कार्बन वाला एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। और अब आप मुझे बताओ एमीन की प्रवृत्ति हमने कौन सी पढ़ी है? क्षारीय पढ़ी है या अम्लीय पढ़ी है? जल्दी से बता दो, हमने एमीन का क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ा है या अम्लीय पढ़ा है? क्षारीय या अम्लीय? हमने, वेरी गुड वेरी गुड, हमने एमीन का क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ा है, अम्लीय नहीं पढ़ा है। और क्षार की प्रवृत्ति होती है, क्या करते हैं वो? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस को नीले में, मतलब कि आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना? आसान है क्वेश्चन, आसान है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, अरे ये भी बहुत चपड़गंजू क्वेश्चन है। एथेनेमिन बनाना है, बहुत बढ़िया। KOH और Br2 इन दोनों की अभिक्रिया से
2 कार्बन वाला एमीन बनाना है। क्या बनाना है? 2 कार्बन वाला एमीन बनाना है। मैंने आपसे ये बात बोली थी, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में एमीन में जितने कार्बन होंगे एमाइड में उससे 1 कार्बन ज्यादा होगा। याद आ रहा है? मैंने इसीलिए बोला था कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद रख लो, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैंने आपसे बोला था हाफमान ब्रोमेमाइड में जितने कार्बन की एमीन बनेगी उससे 1 ज्यादा कार्बन वाला एमाइड लेना है। मतलब कि यहां पे CH3 CH2 CO NH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपियोनेमाइड। प्रोपियोनेमाइड 3 कार्बन वाले एमाइड को प्रोपियोनेमाइड बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। अगर यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब कि प्रोपियोनेमाइड। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्या है? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो। चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल अभिक्रिया में निम्न का उपयोग सम्मिलित है। किसका उपयोग सम्मिलित है? गैब्रियल अभिक्रिया के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पहले तो मुझे इस यौगिक का नाम बताओ, पहले तो मुझे इस यौगिक का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल करके हम एमीन का निर्माण करते हैं। कई बच्चे आंसर 1 लिख रहे हैं, कई बच्चे आंसर क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। पहले इसका नाम बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नाम बताओ। थैलीमाइड। बेटा इसका नाम होता है, अब देखो स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? पी से। इसको फतेलीमाइड नहीं बोलते। देखो सुनने में लगेगा कि PHTH, देखो स्पेलिंग देखो आप, ऐसे लग रहा है फतेलीमाइड है। क्या है ये? फतेलीमाइड। ये फतेलीमाइड नहीं है, PH साइलेंट है। ये क्या है? साइलेंट। इसको हम थैलीमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। अब जरा यहां पे गौर करिए, अब जरा यहां पे गौर करिए, पीछे क्या लिखा हुआ है? अब जरा यहां पे गौर करिए, पीछे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? ये बॉक्स में जो बंद किया है वो क्या है? क्या है ये? ऑप्शन बताओ। अब आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर क्या आ जाएगा? अरे क्या लिखा है? देखो इमाइड। क्या लिखा है? इमाइड। एक बात ध्यान रखो बेटा। अब देखो आपको एक शानदार चीज बताता हूं, एक बात ध्यान रखो बेटा। अगर NH2, अगर नाइट्रोजन एक CO के साथ लगा हुआ है तो इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड बोलते हैं। अगर NH2 एक CO के साथ लगा हुआ है तो इस क्रियात्मक समूह को एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड। लेकिन यही नाइट्रोजन 2 CO के साथ लगा हुआ है तो इसको हम, यही नाइट्रोजन 2 CO के साथ लगा हुआ है, इसको हम इमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये एमाइड होता है। अगर NH2 एक CO से लगा हुआ है तो एमाइड, NH2 2 CO से लगा हुआ है तो इमाइड। इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। यहां तक की बात क्लियर? सर समझ नहीं आया ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर समझ नहीं आया ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गैब्रियल अभिक्रिया में आप जो कंपाउंड यूज करते हो वो कंपाउंड क्या है? 1 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड है, इमाइड है या एलिफेटिक एमाइड है? क्या है? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप गैब्रियल अभिक्रिया के अंदर जो ये थैलेमाइड यूज करते हो, ये थैलेमाइड के अंदर क्रियात्मक समूह क्या है? 1 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड है, इमाइड है
या एलिफेटिक एमाइड है। अब क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन समझ में आया? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन बोला गया है कि गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया में जो ये क्रियाकारक उपयोग में लिया गया है ये क्या है? इसको हम क्या बोले? इसको हम एमाइड बोले, इसको हम इमाइड बोले, इसको हम 1 डिग्री एमाइड बोले, इसको हम 2 डिग्री एमाइड बोले, इसको हम एलिफेटिक एमाइड बोले, या इसको हम इमाइड बोले? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब भी नाइट्रोजन 2 CO समूह से जुड़ा हुआ होगा तो इसको इमाइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इमाइड। तो जब भी नाइट्रोजन 2 CO से जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलते हैं? इमाइड। और जब भी नाइट्रोजन 1 CO से जुड़ा हुआ हो तो एमाइड बोलते हैं। मतलब कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप तब आएगा जब नाइट्रोजन 1 CO से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? चलो अब आगे की बात करते हैं। हाँ भैया, चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया का उपयोग निम्न के संश्लेषण में होता है। बताओ, गैब्रियल थैलिमाइड से आप किसका संश्लेषण कर सकते हैं? बताओ, गैब्रियल थैलिमाइड से आप किसका संश्लेषण कर सकते हैं? क्या हम गैब्रियल थैलिमाइड से एनिलीन का संश्लेषण कर सकते हैं? अरे अभी क्वेश्चन बताया था एनिलीन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि गैब्रियल थैलिमाइड में अगर एनिलीन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? हेलोबेंजीन लेना पड़ेगा। और हेलोबेंजीन में बेंजीन के अंदर लोन पेयर क्या करता है? अन्नाद। और अन्नाद करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड करेगा तो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब इसका निर्माण तो नहीं होता, इसका निर्माण नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। सेकेंडरी एमिन बनता नहीं है, प्राइमरी एलिफेटिक एमिन क्या बनता है? प्राइमरी एलिफेटिक एमिन। आंसर आ जाएगा था। सेकेंडरी टर्शरी बनते नहीं है। आपको लिखवाया था 1 डिग्री एलिफेटिक एमिन बनता है। चलो इसका आंसर बता दो, इसका बता दो। एथिल एमिन की जल में विलेयता का कारण क्या है? एथिल एमिन की जल में विलेयता का कारण क्या है? एथिल एमिन की जल में विलेयता का कारण क्या है? इमीनाइड हो जाएगा बेटा। 3 CO हो तो इमीनाइड हो जाएगा। ठीक है, अमन ने पूछा इमीनाइड हो जाएगा। एथिल एमिन की जल में विलेयता का कारण क्या है? बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गए होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपको जितना कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं, जितना कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूं, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम मतलब कौन सा एग्जाम? नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। छोटे मोटे जो हमारे यहां पे एग्जाम होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपको एक भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में मैंने जो करवाया है उससे बाहर नहीं मिलेगा। ये आपको मेरा प्रॉमिस है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करना है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़ जाए। चलो अब मैं आपको बताता हूं, कल हमने जो पढ़ा था एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं? हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी है तो आपको पढ़नी है। ठीक है, चलो अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? जब मैं बोल रहा हूं आएगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है? जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आएगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? और नहीं आया तो मत पढ़ो मुझसे। क्या बोलो? अब क्या बोलो? आपको क्या बोल दिया जाए बताओ? आपको लग रहा है नहीं आएगा तो मत पढ़ो। जब मैं बोल रहा हूं कि आएगा तो आएगा, बस खत्म हो गई बात। और जिसको लगता है कि नहीं आया तो जाओ भैया, क्या बोले अब हम। जब मैंने बोल दिया आएगा तो आएगा। ठीक है, एक टीचर के जो शब्द होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अगर टीचर ये बोल रहा है कि आएगा तो मतलब आएगा, वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा है। क्योंकि अगर नहीं आया
तो फिर समस्या ये हो जाएगी भैया मैंने जो बात बोली ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आज बोल रहा हूं और अगर कल नहीं आया तो आपको कल याद नहीं रहेगा। याद तो रहेगा ना आपको कि सर ने बोला था कि आएगा, तो याद तो रहेगा कि हाँ सर ने तो ये बात बोली थी आएगा। इसका मतलब आएगा तो मतलब हमको याद रखना है, और याद रखना है तो भैया हमको बिल्कुल कंटेंट कंठस्थ रखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखवाऊंगा आज मैं आपको। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। पहले तो ये बता दो कि कल हमने लास्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी। पहले तो ये बता दो कि हमने कल लास्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी। फटाफट जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बता दो कल हमने लास्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी। कल हमने लास्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे, जो आपका चैप्टर छूट गया है ना वो पढ़ाएंगे। HNO2 के साथ अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी हमने, HNO2 के साथ अभिक्रिया। अब क्वेश्चन लिखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखो। लिखो एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C3H9N, ठीक है। इसकी HNO2 से क्रिया करवाते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, ये N2 गैस रिलीज करता है या N2 गैस निष्कासित करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के जितने भी समावयवी जो N2 गैस निष्कासित करते हैं वो आपको बनाने हैं। बनाओ बनाओ। क्वेश्चन ये है कि एक फॉर्मूला है सुन लो बेटा, आप ध्यान से सुन लो। एक अणुसूत्र आपको दे रखा है C3H9N। इस अणुसूत्र की जब भी HNO2 से क्रिया होगी तो N2 गैस निष्कासित होती है। क्या निष्कासित होती है, N2 गैस निष्कासित होती है। तो आपको इस सूत्र के जितने भी समावयवी हैं जो कि HNO2 से क्रिया करके N2 गैस निष्कासित करते हैं उनकी संरचना बनानी है। बनाओ। इस फॉर्मूले के कितने समावयवी ऐसे हैं जो HNO2 से क्रिया करके N2 गैस का निष्कासन करेंगे। करो। करो। हमें ये बात पता है कि N2 का निष्कासन कौन करता है, HNO2 से क्रिया करके 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो होगी वो HNO2 से क्रिया करके N2 गैस का निष्कासन करती है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है C3H9N, इससे हमको 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जितनी भी हैं वो सारी बनानी है जो कि N2 का निष्कासन करती है। चलो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो एक तो हो जाएगी 3 कार्बन वाली 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये हो जाएगी। तो CH3 CH2 CH2 NH2। एक तो आंसर ये हो जाएगा। इसकी अगर आप HNO2 से क्रिया करवाओगे तो निश्चित तौर पर ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, ये अल्कोहल बनाएगा और N2 गैस का निष्कासन करेगा। एक तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा आंसर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का क्या होगा। क्या ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, बताओ। बताओ क्या ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताओ। क्या ये भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, क्या ये भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन 1 कार्बन से लगा हुआ। हाँ है, नहीं, अरे नहीं क्यों बोल रहे हो भैया, यहां पर भी नाइट्रोजन 1 कार्बन से लगा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन 1 कार्बन से लगा हुआ है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है और दोनों में कार्बन कितने 3 हैं, दोनों समावयवी हैं। ये भी क्या करेगी,
ये भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन किसका निष्कासन करेगी, N2 का निष्कासन करेगी। मतलब कि आंसर कितने हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे यहां पे 2। समझ में आया, ये भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये भी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। मतलब कि इस फॉर्मूले के 2 समावयवी ऐसे हैं जिनसे HNO2 से क्रिया द्वारा N2 गैस का निष्कासन होगा। ठीक है, समझ में आया। सर थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ, कल की क्लास अटेंड की थी शाहिद? अगर बेटा शाहिद आपने कल की क्लास अटेंड की होगी ना, तो आपको ये पता होगा कि कल मैंने इसकी क्रियाविधि लिखवाई है। कितने बच्चों को कल वाली क्रियाविधि याद है? कितनों को याद है कि मैंने कल क्रियाविधि लिखवाई है? बताओ, चलो इस शाहिद मुन्ना को बताओ कि कल सर ने HNO2 की विस्तार से अभिक्रिया लिखवाई थी। बताओ इसको भाई साहब कि HNO2 के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की, N2 कैसे निकलता है, बताओ इसको भैया, बताओ। कल क्या बताया था मैंने, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कल मैंने विस्तार से क्रियाविधि के साथ मैंने ये बताया था कि HNO2 एलिफेटिक एमीन के साथ क्रिया करके कैसे N2 का निष्कासन करता है। कल वाला लेक्चर देखो, कल मैंने लिखवाया है कैसे करता है। तो ये 1 डिग्री भी करता है, ये 1 डिग्री, दोनों HNO2 से क्रिया करेंगे, N2 का निष्कासन। बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने, बहुत डिटेल में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, लिखो अगला, लिखो लिखो C2H5NH2, C2H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। बताओ, पहले तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। हाँ देखो, एक बच्चा ये भी बोल रहा है कि सर आपने बताया था कि एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो N2 प्लस डायजोनियम लवण बनाएंगे, उससे आगे अल्कोहल नहीं बनाएंगे। चलो इसका उत्पाद बताओ क्या आएगा, क्या आएगा इसका उत्पाद? क्या बताया था मैंने, अल्कोहल। क्या बताया था, अल्कोहल बताया था। क्या बताया था, अल्कोहल बताया था, राइट, अल्कोहल बताया था। और क्या निकाली थी, N2 गैस निकाली थी, राइट। और क्या निकाला था, HCl निकाला था, सही है। और क्या निकाला था, NaCl भी था, और वाटर। ये सारी चीजें हमने निकाली थी, पक्का। मुख्य उत्पाद इसमें हमने क्या बनाया था, अल्कोहल। ये अल्कोहल बना था यहां पे, अरे याद है, सब लोगों को याद है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अल्कोहल के अतिरिक्त, अब मुझे ये बताओ कि अल्कोहल के अतिरिक्त, एक जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, अल्कोहल के अतिरिक्त और क्या क्या कार्बनिक यौगिक उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल के अतिरिक्त और कौन कौन से उत्पाद, कार्बनिक यौगिक उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त होंगे। और कौन कौन से अतिरिक्त उत्पाद यहां पे कार्बनिक यौगिक प्राप्त होंगे, कोई बताएगा? कोई बताएगा? अरे आंसर तो बता दो यार, किसी को आता हो तो। चलो नहीं पता, मैं बताता हूं, इधर देखो। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि HNO2 की अभिक्रिया जब आप इस यौगिक से करते हैं तो सबसे पहले मध्यवर्ती क्या बनता है?
अल्कोहल बनने से पहले यहां पे क्या बनता है, कौन बताएगा? सबसे पहले मुझे बताओ कि इन दोनों की क्रिया से अल्कोहल बनने से पहले यहां पे क्या बनता है? RN2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है, बनता है। इसको बोलते हैं एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। अरे बनता है नहीं बनता है? अरे प्रभु हाँ या ना में तो जवाब दे दो, ये बनता है या नहीं बनता है? बनता है, ये बनता है ना? ठीक है। इसके बनने के बाद, इसके बनने के बाद अब मैंने क्या बताया था कि पानी आएगा और पानी क्या करेगा, पानी यहां से, इसके बनने के बाद हमने क्या किया था, पानी से अभिक्रिया करवाई थी, N2 गैस निकाली थी, N2 गैस निकाली थी, और यहां से पानी क्या करता है, दो भागों में टूट जाता है, H प्लस में और OH माइनस में, और ये OH माइनस जाकर के किससे क्रिया करता है, R से। तो ध्यान रखना बेटा, इस अभिक्रिया के अंदर H2O जब भी इससे क्रिया करेगा तो सबसे पहले N2 निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा और R प्लस निकलेगा। ये तीनों ही जो भाग हैं वो इस तरह से टूटेंगे, मतलब कि यहां पे कार्ब धनायन बनता है बेटा। पहले क्या बनता है, यहां पे कार्ब धनायन बनता है। क्या बनता है? कार्ब धनायन। और ये संभावना है कि ये कार्ब धनायन जो है, अगर ये कार्ब धनायन पानी का OH माइनस ले लेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन ये भी तो संभावना है कि ये धनायन इस Cl माइनस से क्रिया कर जाए, ये Cl माइनस और ये धनायन मिल जाए, ये भी संभावना है। तो यहां से और क्या बन सकता है, एल्किल हैलाइड भी बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्किल हैलाइड भी बन सकता है। और यहां पे क्या बन सकता है, और यहां पे ये भी बन सकता है, क्योंकि यहां पे NaNO2 जो है इससे क्या मिलता है, NO2 माइनस। क्या मिलता है? NO2 माइनस, जिसको आप लिखते हो ONO माइनस। तो यहां से ये भी संभावना है कि RONO ये बन जाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एल्किल हैलाइड भी बन सकता है और एल्किल नाइट्राइड भी बन सकता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि यहां पर जो RN2 प्लस Cl माइनस में N2 निकल गया, Cl माइनस ये आ गया, तो पहले ये क्या बनाएगा, R प्लस। जैसे ये कार्ब धनायन बनेगा तो कार्ब धनायन पर अगर पानी अभिक्रिया करेगा तो अल्कोहल बनेगा, Cl माइनस अभिक्रिया करेगा, ये Cl माइनस, तो एल्किल हैलाइड बनेगा, और ONO माइनस अभिक्रिया करेगा तो एल्किल नाइट्राइड भी बनेगा। समझ में आया? इसका मतलब यहां पर क्या क्या बनेगा, इसका मतलब जब भी एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराई जाएगी तो अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ RCl एल्किल हैलाइड भी बनेगा, साथ ही साथ एल्किल नाइट्राइड भी बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या आता है, सुनो। क्वेश्चन क्या आता है, सुनो, ये वाला क्वेश्चन। इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या ले रखा है, एथेनेमिन। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या ले रखा है, एथेनेमिन ले रखा है। इससे क्या क्या बनेगा, इससे अल्कोहल भी बनेगा, इससे एथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड भी बनेगा, इससे C2H5ONO भी बनेगा, और इससे एक और चीज बनेगी, इससे एक और चीज बनेगी। क्या बनेगी पता है? सोचो, थोड़ा सोचो, एक और चीज बनेगी यहां पर। हमारे साथ पढ़ाई करोगे तो यही मजा आएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। सभी को, पूरी दुनिया को ये तो पता है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो होता है वो HNO2 से क्रिया करके अल्कोहल बनाता है, ये पूरी दुनिया को आता है। लेकिन ऐसा क्या हमको आ जाए जिससे कि हम दूसरों से अलग होंगे,
दूसरों से अलग हम तब होंगे जब हमको ये पता हो कि अल्कोहल तो बनता ही है, साथ ही साथ एल्किल हैलाइड बनता है और एल्किल नाइट्राइड बनता है बेटा। और क्या बनता है पता है यहां पे आपको, क्या बनता है बताओ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो भी आर समूह होता है वो कार्ब धनायन के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? कार्ब धनायन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये भी संभावना है कि ये जो कार्ब धनायन है, ये भी संभावना है कि ये जो कार्ब धनायन है उसमें से ये हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाए? एथीन बन जाए, एथीन बन जाए, ये बन जाए। इसका मतलब एल्कीन भी बन सकता है, एल्किल नाइट्राइड भी बन सकता है, एल्किल हैलाइड भी बन सकता है और अल्कोहल भी बन सकता है। ये चारों बन सकते हैं, ये चारों बन सकते हैं बेटा। चलो अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करोगे मेरे साथ? अब इस पे आधारित, ये नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहां पर जो मैं आपको करवाने वाला हूं। थ्योरी मैंने बता दी, अब आप उस क्वेश्चन को करके बताना। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन करो। CH3Cl दे रखा है तो CH3Cl से यहां पे क्या बनेगा? केसीन है बेटा। क्या है? केसीन। CH3Cl केसीन, तो CH3CN। Cl को कौन प्रतिस्थापित करेगा? Cn प्रतिस्थापित करेगा, तो CH3Cn। चलो CH3Cn का क्या करेंगे? अपचयन। हाइड्रोजन लिखा है, ये क्या हो जाएगा? अपचयन। CH3Cn का अपचयन करोगे तो क्या बनेगा? CH3CH2NH2। क्या बनेगा? CH3CH2NH2। और CH3CH2NH2 की रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl मतलब कि HNO2 से कराएंगे तो इथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? एथीन बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा और एथेन नाइट्राइड बनेगा। सब कुछ बनेगा। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ क्वेश्चन में दम है या नहीं? बताओ। लेकिन क्वेश्चन में दम है या नहीं, क्वेश्चन तो तब होगा ना जब हमको क्रियाविधि आती, हमको ये पता होगा कि हाँ वहां पे कार्ब धनायन बनता है। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिखो, लिखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन लिखवाता हूं। लिखो एक शानदार क्वेश्चन और इसी टॉपिक पे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो CH3 CH2 CH2 NH2 इसकी रिएक्शन HNO2 से करा रहे हैं, तो बताओ मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? बताओ मुख्य उत्पाद क्या होगा? ऑप्शन ए CH3 CH2 CH2 OH, ऑप्शन बी CH3 CH OH CH3, ऑप्शन सी CH3 CH2 CH2, यहां लिख लो आप CH2 के अलावा यहां पे लिख लो CN, और ऑप्शन डी CH3 CH2 CH2 CONH2। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? खा गए ना गच्चा, खा गए ना गच्चा। मैंने आपसे बोला था ढंग से अगर देखोगे,
बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर बी आएगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर बी आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया विधि हमने जो पढ़ रखी है उस क्रिया विधि के अंदर RNH2 की क्रिया जब HNO2 से होती है तो कार्ब धनायन बनता है। क्या बनता है? कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन हमेशा क्या करता है? पुनर्विन्यास। क्या करता है? पुनर्विन्यास। और जब भी ये पुनर्विन्यास करेगा तो ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन का निर्माण करेगा। यहां पे कार्ब धनायन क्या बनेगा? देखो यहां पे कौन सा कार्ब धनायन बनेगा? देखो CH3 CH2 CH2 प्लस। अब ये कार्ब धनायन क्या करेगा? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। जैसे ये रीअरेंजमेंट करेगा तो ये वाला प्लस कहां आ जाएगा? ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से 2 डिग्री पर आ जाएगा। और जैसे ये 2 डिग्री पर आएगा तो अब मुख्य उत्पाद ज्यादा स्थायी उत्पाद होगा। और ज्यादा स्थायी उत्पाद 1 डिग्री एल्कोहल नहीं होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। ये आंसर आएगा, आंसर ही आएगा। अब बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? है कि नहीं शानदार? एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इस टॉपिक से वो सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। निम्न में से सही अभिक्रिया बताओ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया करेक्ट है, करेक्ट है या सही है? लिखो, ऑप्शन ए लिखो। N2 प्लस Cl माइनस। चलो दूसरी अभिक्रिया लिखो, एनिलीन प्लस। बेटा जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बस उसको कर लेना, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। सी ऑप्शन लिखो। आप लेवल देखो, लेवल आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार नीट में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करवा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और लास्ट लिखो डी, उपरोक्त सभी। चलो अब इसमें कौन सा सही है बताओ, कौन सा सही है? देखो कौन सी अभिक्रिया सही है? कौन सी अभिक्रिया सही है? क्या लगता है चारों सही है? अरे क्या लगता है चारों सही है? क्या लगता है चारों सही है? चारों सही है? चारों सही? मार दे आंसर डी। आंसर है इसका ए। आंसर इसका क्या है? ए। अब आंसर ए क्यों है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनिलीन की अभिक्रिया जब भी HNO2 से करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC बनता है। ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि जब भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है तो एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 से करवाएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको यह बात बोली थी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो आगे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। बोला था ना, बोला था। लेकिन ये भी तो समझ लो कि क्या यह हमेशा पानी से क्रिया नहीं करता है? कभी तो कोई ऐसी कंडीशन होगी जब ये पानी से क्रिया करता होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाली जो वलय है, ये वाला जो BDC है, ये स्थायी केवल और केवल किस पर होता है?
25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये स्थायी होता है। 25 छोड़ो, मैंने तो 25 तो फिर भी मैंने ज्यादा लिख दिया, 25 भी नहीं, 25 भी छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं और कम, 0 से 5 डिग्री पर ही ये स्थायी होता है। आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे यहां पर N2 गैस स्थायी नहीं रह पाएगी, इसका बंध टूट जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये केवल और केवल आपका कम टेम्परेचर 25 डिग्री उससे कम, मैं तो बोल रहा हूं 0 से 5 मान लो, 25 भी बहुत ज्यादा हो गया, 0 से 5 पर ही ये स्थायी होता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, ये अभिक्रियाएं अगर आपको दी जाए इसमें से सही अभिक्रिया कौन सी है? ए, केवल ए सही है, क्योंकि अगर आप तापमान बढ़ा दोगे तो N2 वहां से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया? चलो ये हो गया। चलिए अगला, ये तो था भैया आपका HNO2 के साथ अभिक्रिया कंप्लीट। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, HNO2 पर मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन में कम टेम्परेचर वाला सही होगा। बिल्कुल, टेम्परेचर कम होगा तो उतना ही आंसर सही होगा। जितना कम टेम्परेचर, 0 से 5 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर, मैं जैसे ही 50 करूंगा, 100 करूंगा, 150 करूंगा, 200 करूंगा तो ये अस्थायी हो जाएगा। सर इससे फिनोल भी बनता है? हाँ इससे फिनोल बनेगा, लेकिन 0 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस पर फिनोल नहीं बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्थायी होता है, हाई टेम्परेचर पर स्थायी नहीं होता है। अब लिखो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, लिखो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। यार कितना जल्दी टाइम निकल जाता है यार, ये समझ में ही नहीं आता है। टाइम तो ऐसे निकलता है, ठीक है सर। ज्यादा होगा तो नहीं होगा ना, मैंने बता दिया, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो N2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो N2 बाहर निकल जाएगी, मतलब कि BDC जो होगा वो स्थायी नहीं होगा। BDC केवल 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थायी होता है। देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, ठीक है। चलो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, तो सबसे पहले तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है लिखो। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। और हिंसबर्ग अभिकर्मक इसका नाम क्या है? इसको लिखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एमीन की अब हम किससे अभिक्रिया पढ़ेंगे? हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। भाई कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली है? भाई पहला क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ ली, एमीन की पढ़ ली ना। दूसरा एल्किलीकरण या अमोनी अपघटन पढ़ लिया ना। तीसरा एसिलीकरण पढ़ लिया, राइट। चौथा क्या था? कार्बिलेमिन पढ़ लिया, सही है। पांचवा क्या पढ़ लिया? पांचवा हमने HNO2 से अभिक्रिया पढ़ ली। और छठा है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्या हो गया? क्लास रुक गई। हाँ मैं बता देता हूं फिर से। मैं बेटा ये बोल रहा हूं कि अभी तक हमने रासायनिक गुणधर्मों में क्या पढ़ लिया, फिर से बता देता हूं। अभी तक हमने रासायनिक गुणधर्मों में क्षारीय प्रवृत्ति पढ़ ली, एल्किलीकरण या अमोनी अपघटन पढ़ लिया, एसिलीकरण पढ़ लिया, कार्बिलेमिन पढ़ लिया और HNO2, ये 5 अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। समझ में आ गया?
क्लास चल गई आप लोगों की तो मैं आगे पढ़ाना चालू करूं? अगर आप लोगों की क्लास चल गई हो तो मैं आगे पढ़ाना चालू करूं? चल गई, चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है मैं बता देता हूं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करने वाली अभिक्रिया है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करने वाले अभिक्रिया है। समझ में आई बात? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विभेद करती है। तो पहला तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा किसमें विभेद किया जा सकता है? पहला क्वेश्चन लिखो आप, हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा किसमें विभेद किया जा सकता है? लिखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में। बी ऑप्शन लिखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तीसरा ऑप्शन लिखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड में। और चौथा ऑप्शन लिखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में। चलो क्या आंसर लिखेंगे हम इसका? सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में अंतर होता है। चलो अब कैसे होता है ये अंतर, आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 डिग्री अमाइन की। चलो 1 डिग्री अमाइन क्या करता है, चलो देख लेते हैं। ये रहा 1 डिग्री अमाइन और ये रहा आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये रहा आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। सर पीछे का समझा दो बेटा। अभी तक मैंने ये बताया है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में विभेद करता है। ठीक है, अभी मैंने इतना ही बताया। अब कैसे करता है विभेद, उसके लिए हमको यहाँ पे अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? अभिक्रिया। चलो जल्दी से मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, क्या यहां से मैं H और Cl को बाहर निकाल दूं जैसे हमने पहले की अभिक्रियाओं में किया था? एसिलीकरण और एल्किलीकरण में हमने किया था ना, H और Cl को बाहर निकाला था। वैसे यहां पर भी H और Cl को बाहर निकाल लें तो H और Cl को बाहर निकाल दो। चलो क्या बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ? तो RNH और ये NH किससे जाके लग जाएगा? सल्फर से। 2 ऑक्सीजन, यहां पे आ जाएगा बेंजीन। क्या आ जाएगा? बेंजीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है? एल्किल समूह, तो इसको बोलते हैं एन एल्किल। यहां पे क्या है? बेंजीन। तो एन पे तो हो जाएगा एल्किल, ये हो जाएगा बेंजीन। और इस पूरे समूह को हम बोलते हैं, क्रियात्मक समूह को बोलते हैं सल्फोनेमाइड। तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये नाम हो जाएगा बेटा इसका। तो एन पे एल्किल, बेंजीन और इस पूरे को बोलते हैं सल्फोनेमाइड। क्लियर? चलो अब जैसे ही इस वाले यौगिक को मैं NaOH के साथ क्रिया करवाता हूं, किसके साथ? NaOH के साथ। तो अब जल्दी से मुझे बता दो NaOH क्या करेगा? NaOH क्या करेगा? क्या करेगा NaOH? अरे भैया NaOH तो क्षार है, क्षार की प्रवृत्ति होती है। क्षार का OH माइनस अम्ल के H+ को ढूंढेगा। अम्ल का H+, ये रहा, ये अगर क्षार है तो इस सामने वाला किसकी भांति व्यवहार करेगा? अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? अम्ल की भांति। OH माइनस H+ से मिल जाएगा तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। इस OH माइनस ने H+ के साथ क्रिया कर दी, पानी निकल गया, तो क्या बनेगा?
तो अगर अम्ल की क्षार से क्रिया होगी तो एक घुलनशील लवण बनेगा। क्या बनेगा? घुलनशील लवण बनेगा। क्या होगी संरचना? बना दो संरचना। ये रहा बेंजीन, बेंजीन से लगा हुआ है सल्फर, सल्फर पे क्या है? नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन पे प्लस है तो नाइट्रोजन पे माइनस। ये रहा माइनस, माइनस के साथ कौन लगेगा? सोडियम प्लस। और यहां बंध में क्या आ जाएगा? आर। ये बन गया घुलनशील लवण। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर 1 डिग्री एमिन कभी भी आपको दिया हुआ है, उसकी आप हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाओगे, उसके बाद आप उसको क्षार में क्रिया करवाओगे तो वो घुलनशील लवण बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? घुलनशील लवण। चलो अब 2 डिग्री एमिन क्या करता है? हमने तो यही बोला है ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या करता है? विभेद। चलो भैया 1 डिग्री एमिन ने तो घुलनशील लवण बना दिया। 1 डिग्री एमिन ने तो क्या बना दिया? घुलनशील लवण बना दिया। अब देखते हैं 2 डिग्री एमिन क्या करेगा। ये रहा 2 डिग्री एमिन। 2 डिग्री एमिन भी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कुछ इस तरह से क्रिया करेगा। फिर से क्या होगा? H और Cl बाहर निकल जाएंगे HCl के रूप में। क्या हो जाएगा? RNR। नाइट्रोजन से क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फर लग जाएगा। ये सल्फर आ जाएगा ओ बेंजीन। ये आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पर कितने एल्किल समूह? नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन पर NN डाई एल्किल, 2 एल्किल समूह NN डाई एल्किल बेंजीन। पीछे क्या आएगा? बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये आ जाएगा। और फिर हम इसकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। अब जल्दी से मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, क्या इस वाले यौगिक की NaOH से क्रिया होगी या नहीं होगी? चलो, क्या अब ये यौगिक NaOH से क्रिया करेगा या नहीं करेगा? जिनके पास इस बात का जवाब है, दैट मीन्स बहुत बढ़िया। पवन को समझ में आ गया भाई साहब, पवन को समझ में आ गया। हर्षिता वेरी गुड, आतिफ वेरी गुड, अजहर वेरी गुड यार, मजा आ गया बेटा यार, वेरी गुड। अरे प्रभु, ये क्षार तो तब क्रिया करेगा जब अम्ल के पास क्या होगा? अम्ल के पास दान करने के लिए यहां पर H+ होगा, लेकिन यहां पर H+ नहीं है। तो क्या इन दोनों की क्रिया होगी? इन दोनों की क्रिया नहीं होगी, मतलब कि घुलनशील लवण नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके टीचर आपको स्कूल में 2 डब्बे दे रखे हैं। ऐसे समझ लो कि मान लो आपके टीचर ने आपके स्कूल में आपको बोल दिया कि भैया एक बर्तन के अंदर 1 डिग्री एमिन है, एक बर्तन के अंदर 2 डिग्री एमिन है, लेकिन हमको नहीं पता कि किसमें 1 डिग्री है किसमें 2 डिग्री है। आपके टीचर ने बोला कि पता करके बताओ कि किसमें 1 डिग्री है किसमें 2 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों बर्तन को किससे क्रिया करवाएंगे? दोनों बर्तन में रखे हुए पदार्थों की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से कराएंगे। जिस भी बर्तन में हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करने के बाद लवण घुलनशील बन जाए, घुलनशील लवण बन जाए, पता चल जाता है लवण हमेशा पानी में घुल जाता है, और पानी में अगर नहीं घुलेगा तो नीचे बैठ जाएगा। समझ रहे हो? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये तो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि NaOH में घुलेगा नहीं, जबकि ये क्या होगा? घुलेगा। तो जिस भी बर्तन में घुलनशील लवण बनेगा, समझ जाना वो कौन सा होगा? वो 1 डिग्री एमिन होगा। फिर आप सर के पास लेके जाना, बोल देना सर इस बर्तन के अंदर 1 डिग्री एमिन था क्योंकि इसके अंदर घुलनशील लवण है। सर इस बर्तन के अंदर देखो नीचे लवण जो है वो नीचे घुलनशील नहीं, नीचे बैठ गया तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करवाएंगे तो H और Cl क्रिया कर जाएगा, HCl दोनों HCl क्रिया कर जाएंगे।
HCl निकला, HCl निकला, बन गया भैया यहाँ पे कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की NaOH से क्रिया तब होगी जब इसके पास में अम्लीय हाइड्रोजन होगा। क्षार OH माइनस H प्लस तब निकालेगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है इसीलिए अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, घुलनशील लवण बनेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, अम्ल क्षार अभिक्रिया नहीं होगी। जो भी लवण होगा या जो भी पदार्थ होगा वो यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब कि ये नीचे अवक्षेपित हो जाएगा। चलो अब बात करते 3 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? 3 डिग्री। चलो अब फटाफट मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, क्या 3 डिग्री एमीन, क्या 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा? यस और नो में जवाब दे दो फटाफट लाइव चैट में। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दे दो। वेरी गुड यार, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे गुरुजी ये तो पहले ही पद में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था यहां पे तो हाइड्रोजन है तो HCl निकलेगा, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है HCl निकल जाएगा। लेकिन 3 डिग्री वाला तो क्रिया करने से ही मना करेगा, क्रिया ही नहीं करेगा, यहां पे कोई क्रिया नहीं होगी। मतलब कि निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ घुलनशील लवण बनाता है। 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ घुलनशील लवण तो बनाता ही नहीं है, अघुलनशील, मतलब कि घुलनशील लवण नहीं बनाता। चाहो तो यहां लिख लो घुलनशील लवण नहीं बनाता, वो अघुलनशील रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, घुलनशील लवण नहीं बनाता। और 3 डिग्री एमीन ये तो भैया हिंसबर्ग से कोई क्रिया नहीं, क्रिया ही नहीं करता, कोई क्रिया नहीं। यहां तक की बात क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब आगे की बात करेंगे, अब आगे की बात करेंगे। यहां तक की चर्चा हो गई, यहां तक की चर्चा हो गई, तो अब आगे की बात करेंगे। अगला हेडिंग लिखो, आप अगला हेडिंग लिखो। ये रिएक्शन नंबर 7 कंप्लीट हो गई। अब लिखेंगे रिएक्शन नंबर 6 थी, रिएक्शन नंबर 7 लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, लिखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेटा समझ में आ गया? अब लिखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं बेटा, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद हम इस अभिक्रिया को समझेंगे। सब बच्चे इधर ध्यान से देखें। मान लो बेंजीन पर कोई समूह जी लगा हुआ है, बेंजीन पर कोई समूह जी लगा हुआ है। मान लीजिए जी समूह जो ये सक्रियणकारी समूह है। क्या आप लोगों को सक्रियणकारी समूह पता चलता है? क्या होता है सक्रियणकारी समूह, पता है आपको? कौन से समूह सक्रियणकारी समूह होते हैं, पता है क्या आपको? कौन से समूह सक्रियणकारी समूह होते हैं? क्या ये बात आपको पता है? पता है तो लाइव चैट में यस और नो लिख करके बताओ। सक्रियणकारी समूह किसको बोलते हैं, पता है? नहीं पता, नहीं पता। एक बच्चा लिख रहा है ऑर्थोपेरा। नहीं बेटा, ऑर्थोपेरा वाला आंसर सही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन दे, नहीं, ये भी सही नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो सक्रियणकारी समूह जो है ये पढ़ाया जाता है, आपको ये आना चाहिए। ये सक्रियणकारी समूह क्या है और विसक्रियणकारी समूह क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको आपके टीचर ने पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ाया है तो इस चैप्टर के अंदर आता है, ये जीओसी के अंदर सक्रियणकारी समूह क्या होता है और विसक्रियणकारी समूह क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो ये बहुत दुख की बात है। इसके बिना हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं समझ सकते बेटा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं समझ सकते। समझ में आया? मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिनको समझ में आ गया है, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको याद है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है वो ध्यान से सुने, जिनको नहीं याद है वो भी ध्यान से सुने, जिनको याद है वो भी ध्यान से सुने। ठीक है, इधर देखो, अब इधर देखो, छोड़ दो, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सक्रियणकारी समूह वह होते हैं जो कि प्लस एम या प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सक्रियणकारी समूह कौन होते हैं? जो प्लस एम या प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होंगे ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। सक्रियणकारी समूह उनको बोलते हैं जो प्लस एम या प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्लस एम या प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं? प्लस एम और प्लस आई प्रभाव जो उत्पन्न करते हैं उनको सक्रियणकारी बोलते हैं। अच्छा, प्लस एम प्रभाव कौन दिखाता है? जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव आवेश हो। कौन सा आवेश हो? लोन पेयर या नेगेटिव आवेश हो। जैसे कि एग्जाम्पल NH2 समूह लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। OH समूह लोन पेयर है, प्लस एम दिखाएगा। O माइनस नेगेटिव आवेश है, प्लस एम दिखाएगा, इत्यादि आदि आदि। और भी कई हो सकते हैं जिन पे लोन पेयर या नेगेटिव हो, प्लस एम दिखाते हैं। दूसरा देखते हैं प्लस आई। प्लस आई कौन दिखाता है? सभी आर समूह, सभी आर समूह, जितने भी आर समूह है, जैसे कि मेथिल, एथिल, ये सब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब क्या करते हैं? ये सब प्लस आई दिखाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, प्लस एम और प्लस आई वाले जितने भी समूह हैं इनको हम बोलते हैं सक्रियणकारी समूह। क्या बोलते हैं? सक्रियणकारी समूह। और सक्रियणकारी समूह की प्रवृत्ति होती है, प्लस एम प्लस आई वाले समूह की प्रवृत्ति होती है, ये प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही का ऑर्थो तथा पैरा पर करते हैं। प्लस एम और प्लस आई वाले समूह को सक्रियणकारी समूह बोलते हैं, और इनकी प्रवृत्ति होती है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन कहां करते हैं? ऑर्थो तथा पैरा पर करते हैं। ये समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? पहले तो मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा बेटा रासायनिक बल गतिकी में पढ़ाया जाता है, जो कि आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। अभी हम सक्रियण ऊर्जा की बात नहीं करेंगे। सक्रियण ऊर्जा शब्द रासायनिक बल गतिकी में पढ़ा जाता है, यहां पे नहीं पढ़ा जाता है। यहां तक की बात क्लियर? चलो, इसका मतलब यह हुआ कि यदि मुझे कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है, इसको मैं क्या बोलता हूं? एनिलीन। क्या बोलता हूं? एनिलीन। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि एनिलीन में ये जो समूह है NH2, इसका क्या प्रभाव होता है? प्लस एम होता है, प्लस आई होता है, माइनस एम होता है, क्या होता है? इसका जो प्रभाव होता है बेटा वो प्लस एम प्रभाव होता है। और हमें पता है कि प्लस एम वाला क्या करता है? सक्रियणकारी समूह है। ये क्या है? ये सक्रियणकारी समूह। अगर ये सक्रियणकारी समूह है तो प्रतिस्थापन कहां पे करेगा? ऑर्थो पैरा पर प्रतिस्थापन करेगा। किस पर करेगा? ऑर्थो पैरा पर प्रतिस्थापन करेगा। मतलब कि अगर मैं इस एनिलीन की अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से कर लूं, किससे कर लूं? इलेक्ट्रॉन स्नेही से कर लूं, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन कहां करेगा? ऑर्थो तथा पैरा। मतलब कि आंसर एनिलीन का जो आएगा वो या तो ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो, या फिर कहां आएगा? पैरा पर आएगा।
कहां आएगा? पैरा पर आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले तो मुझे ये बता दो, क्या यहां तक का समझ में आ गया? तो फिर हम इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन को आगे बढ़ाएंगे और आज इसको फिनिश करेंगे। चलो, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो, इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन होता है? इन दोनों में से मुख्य उत्पाद होता है पैरा। ये भी बता देता हूं, पैरा को मुख्य उत्पाद बोलते हैं और ऑर्थो को हम सह उत्पाद बोलते हैं। पैरा को क्या बोलते हैं? मुख्य उत्पाद, और ऑर्थो को क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। ऐसा क्यों होता है? पैरा को मुख्य उत्पाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्थो की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? क्योंकि ऑर्थो की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो में ये दोनों समूह, कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, क्योंकि ऑर्थो के अंदर NH2 तथा E समूह, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं। जब इन दोनों की दूरी कम होगी तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण महसूस करवाएंगे। क्या महसूस करवाएंगे? प्रतिकर्षण महसूस करवाएंगे। क्योंकि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए ये अस्थायी है, और अस्थायी तो इसीलिए इसकी मात्रा कम बनती है। क्योंकि समूह जितने नजदीक होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए मात्रा कम बनेगी। मात्रा कम बनेगी तो ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा, सह उत्पाद होगा। सह उत्पाद और मुख्य उत्पाद का मतलब ये होता है, जो मुख्य होगा वो 50% से ज्यादा बनता है। मुख्य का मतलब होता है 50% से ज्यादा, और सह का मतलब होता है 50% से कम। समझ में आया? तो ध्यान रखना, इसमें दोनों समूह एक दूसरे के नजदीक है, प्रतिकर्षण करेंगे और प्रतिकर्षण करेंगे, इसीलिए ये मुख्य उत्पाद नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। तो अब आते हैं इसमें सबसे पहली अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन में सबसे पहली अभिक्रिया लिखो, ब्रोमीनीकरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर सबसे पहला ब्रोमीनीकरण। ठीक है, ब्रोमीनीकरण। सबसे पहला ब्रोमीनीकरण। ठीक है, ब्रोमीनीकरण। चलो, ब्रोमीनीकरण के लिए अभिकर्मक क्या होते हैं? ब्रोमीनीकरण के अभिकर्मक होते हैं ब्रोमीन प्लस वाटर। ब्रोमीनीकरण के अभिकर्मक क्या होते हैं? ब्रोमीन प्लस वाटर। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? लाइव चैट में कमेंट करके बता दो फटाफट, आगे बढ़ता जाओ ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीनीकरण के अभिकर्मक कौन होते हैं? ब्रोमीन प्लस वाटर। अगर आप ब्रोमीन प्लस वाटर लेंगे तो इससे क्या होगा? ब्रोमीनीकरण। क्या होगा? ब्रोमीनीकरण। मतलब कि अगर मुझे एनिलीन पर क्या कराना है? ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण कराने के लिए मुझे क्या लेना होगा? Br2। किसमें लेना होगा? पानी में लेना होगा। किसमें लेना होगा? पानी में लेना होगा। क्योंकि मुझे पता है कि NH2 का NH2 समूह, एनिलीन का NH2 समूह ऑर्थो पैरा पर प्रतिस्थापन करता है। क्योंकि मुझे पता है NH2 समूह प्लस M दिखाता है, प्लस M मतलब कि ऑर्थो पैरा पर प्रतिस्थापन करता है। मतलब कि यहां पर जो ब्रोमीन प्रतिस्थापन करेगा, ब्रोमीनीकरण का मतलब प्रतिस्थापन ब्रोमीन द्वारा होता है। मतलब कि यहां पर जो प्रतिस्थापन होगा वो ऑर्थो और पैरा पर होगा। किस पर होगा? ऑर्थो और पैरा पर होगा। मतलब कि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए बताओ जल्दी से। एनिलीन का अगर मैं ब्रोमीनीकरण कराऊं तो ब्रोमीन कहां कहां लगना चाहिए? जल्दी से बताओ, ब्रोमीन कहां कहां लगेगा? कहां कहां लगेगा बताओ, कौन बताएगा? क्या आंसर लिखूं मैं? ये आंसर लिख लूं? ये आंसर लिख लूं या मैं ये आंसर लिखूं? चलो, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? चलो, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा? इन तीनों में से क्या आंसर आएगा? चलो, कौन बताएगा? आपको क्या लगता है? ऑर्थो वाला आंसर आएगा? पैरा वाला आंसर आएगा? ऑर्थो पैरा दोनों आएगा? या फिर ये आंसर आएगा?
अब बेटा यहां पे एक जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको यहां पे एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। किसी को प्लस एम प्रभाव वाला क्रम याद है क्या? यहां पे मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। किसी को प्लस एम प्रभाव का क्रम याद है क्या? प्लस एम प्रभाव का क्रम याद है? तो उसमें जरा देख के बताओ मुझे कि NH2 और OH समूह में से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? NH2, तो जरा मुझे चेक करके बताओ NH2 तथा OH समूह, इन दोनों में से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? NH2 तथा OH, इन दोनों में से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है बेटा। किसका प्लस एम ज्यादा होता है? NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है। NH2 तथा OH में से NH2 का प्लस एम ज्यादा है, मतलब कि NH2 सक्रियणकारी तो है लेकिन उच्च सक्रियणकारी समूह है। क्या है? उच्च सक्रियणकारी। सक्रियणकारी समूहों की भी भैया एक कैटेगरी है। जो सबसे आगे हैं श्रृंखला में, सीरीज लिखवाइए ना आपको, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है उनका प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर जिन पर आवेश नहीं है उनमें NH2 का ज्यादा, और फिर बाकी लोग पीछे आते हैं। बताया होगा ना सर ने आपको। तो भैया सक्रियणकारी समूहों की भी सीरीज में श्रेणी बनी हुई है। सक्रियणकारी में भी कुछ होते हैं वो उच्च सक्रियणकारी होते हैं और कुछ होते हैं वो निम्न सक्रियणकारी होते हैं। NH2 आता है उच्च सक्रियणकारी में। NH2 समूह किसमें आता है बेटा? उच्च सक्रियणकारी समूह में आता है। जबकि OH समूह किसमें आता है? निम्न सक्रियणकारी में आता है। किसमें आता है? निम्न सक्रियणकारी समूह में आता है। तो अगर बेटा, अब सुनो ध्यान से, यहां तक की बात क्लियर? तो बेटा अगर यह सक्रियणकारी नहीं है, उच्च सक्रियणकारी है, अगर NH2 केवल सक्रियणकारी होता, अगर NH2 केवल सक्रियणकारी होता तो आंसर केवल ऑर्थो और पैरा, केवल ये दो ही होते आंसर अगर सक्रियणकारी होता तो। लेकिन NH2 सक्रियणकारी नहीं है, उच्च सक्रियणकारी है। क्या है? उच्च। तो इसकी इतनी ज्यादा क्षमता है कि ये पैरा पर भी लाएगा आंसर, उसी दौरान उसी यौगिक के अंदर ऑर्थो पर भी आंसर लाएगा, और जो बचा हुआ ऑर्थो है उस पर भी आंसर आएगा। मतलब कि फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों ऑर्थो और पैरा, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH2 उच्च सक्रियणकारी है, इसका मतलब यहां पर ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा क्यों? केवल ऑर्थो, एक ऑर्थो और पैरा, ये आंसर तब आएगा जब केवल सक्रियणकारी समूह हो। ये सक्रियणकारी नहीं है, उच्च सक्रियणकारी है। क्या है? उच्च सक्रियणकारी है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब सर ये हो गया कि NH2 अगर लगा हुआ है बेंजीन वाले पर तो फिर दोनों ऑर्थो और पैरा सब पर प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो सर ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा आंसर केवल एक ऑर्थो और पैरा पर आए? क्योंकि सर इस अभिक्रिया में तो समस्या क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या होगा सर कि दोनों ऑर्थो और पैरा ये तीनों ही प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो सर फिर मान लो अगर मुझे ये दोनों प्राप्त करना है तो मैं क्या करूं? बस बेटा लास्ट थोड़ा सा सुन लो, मैं रहने दूंगा क्योंकि अब क्या ना, सुन लो मेरी बात, लाइट भी जवाब दे गई है। ठीक है, मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो, क्योंकि होगा क्या, कल मैं फिर से ये सारी बातें बोल नहीं पाऊंगा, तो मुझे कम से कम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, कर लेने दो। तो बेटा मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अब मुझे ये बताओ कि इस वाली अभिक्रिया से आंसर तो ये आएगा, इस वाली अभिक्रिया से आंसर तो ये आएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा आंसर ये ना हो करके ये वाला हो? सोचो थोड़ा, क्योंकि NH2 एक उच्च सक्रियणकारी समूह है, इसलिए आंसर
तीनों पर प्रतिस्थापन वाला आएगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो फिर अगर मान लो मुझे केवल ऑर्थो और पैरा वाला आंसर चाहिए तो मैं क्या करूं? तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? बताओ क्या किया जाए? तो ध्यान रखना बेटा, तो फिर हमको ऐसा कुछ करना होगा, तो फिर हमको ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि NH2 का जो उच्च सक्रियणकारी प्रभाव है उसको कम सक्रियणकारी प्रभाव में परिवर्तित कर दिया जाए। अगर ये NH2 समूह उच्च सक्रियणकारी से, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये NH2 समूह उच्च सक्रियणकारी से केवल सक्रियणकारी समूह में बदल जाए तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्थो और पैरा। यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, अगर मैं इस NH2 को उच्च सक्रियणकारी वाले समूह से किस में बदल दूं? केवल सक्रियणकारी में बदल दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्थो या पैरा। समझ में आया? चलो अब इसको बदलेंगे कैसे? तो NH2 को, अब अगला, NH2 को उच्च सक्रियणकारी से सामान्य सक्रियणकारी समूह में बदलना। कैसे परिवर्तित करेंगे? चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसको उच्च सक्रियणकारी से अगर सामान्य सक्रियणकारी समूह में बदलना है तो हम पहले इसकी क्रिया कर देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ एसिलीकरण कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे? एसिलीकरण। जैसे ही मैं एसिलीकरण करूंगा तो HCl के साथ मिल जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा NHCOCH3। जैसे ही ये समूह लगेगा तो इस समूह के कारण अब नाइट्रोजन उच्च सक्रियणकारी से मध्यम सक्रियणकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च सक्रियणकारी से मध्यम सक्रियणकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो समूह है NHCOCH3, ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर को अपने अंदर अनुनाद करवाएगा। जैसे ही अपने अंदर अनुनाद करवाएगा तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर का उच्च सक्रियणकारी प्रभाव था वो सक्रियणकारी प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया में किससे करवाऊंगा? ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन जो है ये उच्च सक्रियणकारी नहीं है, ये सक्रियणकारी है बेटा। क्या है? सक्रियणकारी। अब इस सक्रियणकारी के साथ में मैं ब्रोमीन वाटर की क्रिया कराऊंगा तो अब आंसर या तो केवल ऑर्थो आएगा या फिर आंसर केवल क्या आएगा? पैरा आएगा। या तो ऑर्थो या पैरा, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अंत में क्या चाहिए? हमें अंत में यहां से इस एसिटिल समूह को हटाना है, तो हम क्या कर देंगे? जल अपघटन। इन दोनों का जल अपघटन कर देंगे ताकि ये जो एसिटिल समूह है यहां पर फिर से हमको क्या मिल जाए? हमको यहां पर फिर से मिल जाए एनिलीन। तो ये मिल जाएगा एनिलीन। जैसे यहां पर अपघटन कराएंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा Br। अच्छा, Br ऑर्थो पर है तो ठीक है, ऑर्थो पर रख दो। तो ये ऑर्थो पर आ जाएगा आपका Br और यहां पर आ जाएगा NH2। तो ये ऑर्थो वाला आ गया आंसर। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा पैरा पर। पैरा पर, ये पैरा पर आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। तो देख लो इस तरह से लास्ट में हम जल अपघटन करके फिर से एनिलीन को
उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात? ठीक है सर, समझ नहीं आया? बताओ कौन सा समझ में नहीं आया? चलो, कौन सा समझ में नहीं आया बताओ, कौन सा समझ में नहीं आया? मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा, सुनो, एक लास्ट बार सुन लो, बस क्लास हो गई, अब नहीं पढ़ा रहा हूं, अब नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सुन लो बेटा, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, क्योंकि NH2 एक उच्च सक्रियणकारी समूह है। कौन सा समूह है? उच्च सक्रियणकारी समूह है, इसीलिए NH2 से मिलने वाला आंसर केवल एक जगह पर ऑर्थो या पैरा वाला नहीं होगा, क्योंकि उच्च सक्रियणकारी समूह है, इसलिए दोनों ऑर्थो तथा पैरा ये प्रतिस्थापित हो जाएंगी। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमें आंसर केवल ऑर्थो या फिर पैरा वाला मिल जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके सक्रियणकारी, जो उच्च सक्रियणकारी वाला प्रभाव है, उसको हम सक्रियणकारी वाले प्रभाव में परिवर्तित करते हैं। अब उच्च सक्रियणकारी से सक्रियणकारी वाला प्रभाव जैसे आएगा तो आंसर क्या आएगा? ऑर्थो पैरा। अगर उच्च सक्रियणकारी वाला प्रभाव है तो दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों प्रतिस्थापित हो जाएंगी, लेकिन अगर केवल सक्रियणकारी है तो ऑर्थो पैरा। इसका मतलब हमको उच्च सक्रियणकारी वाले प्रभाव को सक्रियणकारी वाले प्रभाव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो NH2 को उच्च सक्रियणकारी से सामान्य सक्रियणकारी समूह में कैसे बदलेंगे? हम इसका कर देंगे क्या? एसिलीकरण। एसिलीकरण कैसे होता है? हाइड्रोजन इस Cl के साथ हटेगा तो ये COCH3 NH से लग जाएगा, COCH3 NH से लग जाएगा। अब ये वाला जो COCH3 समूह है, COCH3 समूह, ये यहाँ के एकाकी युग्म को अपने अंदर क्या करता है? अनुनाद करवाता है। जैसे ये एकाकी युग्म को अपने साथ अनुनाद करेगा तो नाइट्रोजन का जो उच्च सक्रियणकारी प्रभाव था वो सक्रियणकारी प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब अब ये जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, ये अब उच्च सक्रियणकारी नहीं रहा, अब ये सक्रियणकारी हो गया। क्या हो गया? सक्रियण। और एक बार अगर सक्रियणकारी हो गया तो हमारा आंसर या तो किसी एक ऑर्थो पर या पैरा पर आएगा, और फिर बाद में इसका हम जल अपघटन करेंगे तो ये NH जो है वो NH2 में बदल जाएगा, ये NH NH2 में बदल जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? तो अब जल्दी से मुझे ये बता दो, मेरे लास्ट मेरे एक क्वेश्चन का बता दो आंसर, लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो फटाफट से, जल्दी से, कि अरे यार क्या दिक्कत है भाई साहब। ये भी पता नहीं क्या मांग रहा है। चलो तो जल्दी से मुझे बता दो कि NH2 को आप क्या बोलोगे, सक्रियणकारी या उच्च सक्रियणकारी? बस बस हो गया, मेरा काम हो गया। हाँ, NH2 को हम क्या बोलेंगे, सक्रियणकारी या उच्च सक्रियणकारी? बताओ जल्दी से, लाइव चैट में कमेंट करके बता दो। NH2 को हम क्या बोलेंगे, सक्रियणकारी या उच्च सक्रियणकारी? उच्च सक्रियणकारी। थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए। और जो मैंने एक और ग्रुप लिखा है NHCOCH3, इसको हम क्या बोलेंगे? इस NHCOCH3 क्या बोलेंगे? ये उच्च है या केवल सक्रियणकारी है? NHCOCH3 ये उच्च होगा या केवल सक्रियणकारी होगा? ये उच्च नहीं होगा, ये सामान्य सक्रियणकारी है। ये उच्च सक्रियणकारी नहीं है, सामान्य सक्रियणकारी है। इसीलिए अगर उच्च होगा तो दोनों ऑर्थो तथा पैरा पर प्रतिस्थापन होगा। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर केवल सक्रियणकारी होगा तो एक ऑर्थो, ठीक है, एक ऑर्थो पर तथा पैरा पर प्रतिस्थापन होगा। क्लियर?
यहां तक की बात क्लियर? ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तो बताओ मुझे, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर तो बताओ। मैं आपको होमवर्क मैंने स्लाइड में, अच्छा एक चीज और, आपको स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए, आप उनको कर लेना। आपको मैंने स्लाइड में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, वो आप कर लेना। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा, बस मेरा काम हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे। ये बताओ कि यार इसका आंसर क्या आएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, डोंट वरी। इसका आंसर क्या आएगा? चलो, आपको सर ने इसका आंसर क्या लिखवाया है? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। बस मुझे इतना बता दो, सर ने आपको इसका आंसर क्या लिखवाया है? क्या इसका आंसर सर ने ये लिखवाया है? ये आंसर लिखवाया है। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि OH तो निम्न सक्रियणकारी है। यार अभी तो मैंने बोला OH तो निम्न सक्रियणकारी है, तो फिर आंसर तीनों पर कैसे आया? अब आपको समझ में आएगा आपकी कॉन्सेप्ट कहां पे गड़बड़ है। अभी आपको समझ में आएगा आपने कहां पे गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। जब आप पढ़ोगे ना ढंग से, तब आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट में कहां गड़बड़ है। इसका आंसर क्या लिखवाया है? बताओ क्या लिखवा है इसका आंसर, जल्दी से फटाफट लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताओ। अब भी आपको पता चलेगा कि आपने कहां गड़बड़ कर रखी है। बस मुझे इसका आंसर बता दो, मैं आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। जल्दी से बिना किसी देरी के कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? क्या आ जाएगा आंसर? आप मुझे पहले ही बताओ कि आपको सर ने क्या लिखवाया है। चलो मैं इसका आंसर कल बताऊंगा, डोंट वरी। आप मुझे बस इतना बता दो कि इसका आंसर सर ने क्या लिखवाया है। क्या लिखवाया इसका आंसर? आपको सर ने ये लिखवाया इसका आंसर, ये लिखवाया सर ने आपको इसका आंसर। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि OH तो निम्न सक्रियणकारी है, तो आंसर 2, 4, 6 कैसे आएगा? OH तो निम्न सक्रियणकारी है, तो इससे आंसर तो या तो ऑर्थो आना चाहिए या पैरा आना चाहिए। तीनों आंसर कैसे आएगा? चलो आप इसका आंसर ढूंढ के लाना। और एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी यही आंसर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी यही आंसर लिखा हुआ है कि आंसर 2, 4, 6 आता है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। ये देखो मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी है, ये मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी हुई है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है कि जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से होती है तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में। तो अब आप मुझे कल सोच करके बताएंगे, बुक में भी यही लिखा है। अगर आपको सर ने ये लिखवाया है तो सही है, अगर सर ने ये नहीं लिखवाया है तो गलत है। लेकिन आप थोड़ा सोचो, अगर सर ने ये लिखवाया है तो सर ने कैसे लिखवा दिया, जबकि OH तो निम्न सक्रियणकारी है, तो आंसर या तो ऑर्थो आना चाहिए या पैरा आना चाहिए। तो सोच करके आना कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक की बात क्लियर। Br2 के साथ वाटर लेते हैं तो 2, 4, 6 बनेगा, लेकिन 2, 4, 6 क्यों बनेगा? क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है कि 2, 4, 6 क्यों बनेगा, जबकि OH तो निम्न सक्रियणकारी है। 2, 4, 6 आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर या तो ऑर्थो आना चाहिए या पैरा आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट कमजोर पढ़ रखा है, और उस कॉन्सेप्ट में कमजोरी कहां है उसका जवाब मैं आपको दूंगा। अब आपको पता चलेगा कहां पे फर्क है, कहां पे पढ़ाई में फर्क है हमारी, ठीक है। ध्यान रखना, ये निम्न सक्रियणकारी है तो इसका आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ये आंसर क्यों है उसका जवाब हम कल देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, इसका जवाब ढूंढ करके लाएं
मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।